हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम 12 ज्योतिर्लिंगों से छठवां ज्योतिर्लिंग यानी पुणे के भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की बात करने जा रहे हैं। यदि आप दोस्तों भीमाशंकर जाने का प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मददगार रहेगा। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हमें भीमाशंकर कैसे पहुंचना है, भीमाशंकर में हम कहाँ रुकेंगे, भीमाशंकर में भोजन करने की क्या व्यवस्था रहेगी, भीमाशंकर हमें कब जाना चाहिए और कितने दिनों का स्टे का प्लान बनाना चाहिए, और भीमाशंकर में हमें कहाँ कहाँ घूमना है। अंत में ये भी जानेंगे कि हम भीमाशंकर यात्रा में एक बस का कुल खर्चा कितना आ जाएगा। तो दोस्तों बने रहिए मेरी वीडियो में। मैं आपको एक एक कर सारी बातें को विस्तार पूर्वक बताऊंगा जिससे कि आपको भीमाशंकर जाने में मदद मिलेगी। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि हम भीमाशंकर कैसे पहुंच सकते हैं। दोस्तों भीमाशंकर पहुंचने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। पहले ऑप्शन की बात करूं तो वो है आपका बाय ट्रेन। दोस्तों भीमाशंकर आने के लिए सबसे पहले आपको पुणे आना पड़ेगा। दोस्तों पुणे रेलवे स्टेशन आ जाइए। आपके शहर से पुणे पहुंचने के लिए बहुत सारी ट्रेनें होंगी, तो सबसे पहले पुणे आ जाइए। चलिए दोस्तों अब दूसरे ऑप्शन की बात करूं तो वो है आपका बाई फ्लाइट। पुणे में एयरपोर्ट है। यदि आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो अपने शहर से पुणे एयरपोर्ट आ सकते हैं। वहां से आप भीमाशंकर की यात्रा के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। तीसरे ऑप्शन की बात करूं तो दोस्तों वो है बाय रोड। बाय रोड भी आप पुणे आ सकते हैं। चलिए दोस्तों पुणे पहुंच चुके हैं। पुणे पहुंचने के बाद सबसे पहले हमको पहुंचना होगा बस स्टैंड। दोस्तों अगर पर्सनल गाड़ी से आ रहे हैं तो पर्सनल गाड़ी से आप भीमाशंकर जा सकते हैं। अगर बात करूं आप ट्रेन से या फ्लाइट से आ रहे हैं तो आपको पुणे से आपको बस पकड़नी होगी या फिर पुणे से टैक्सी करके आप भीमाशंकर जा सकते हैं। अगर बस की बात करूं तो पुणे से आपको आना पड़ेगा शिवाजी बस स्टैंड। पुणे से शिवाजी बस स्टैंड की दूरी 4 किलोमीटर है। ऑटो से आप बस स्टैंड आ सकते हैं। ऑटो वाला आपसे 100 रुपया या 120 रुपया लेगा। आप कंसेशन कर सकते हैं। शिवाजी बस स्टैंड आइए, वहाँ से हर घंटे में भीमाशंकर के लिए आपको बस उपलब्ध रहेगी। दोस्तों अगर अब बात करूं भीमाशंकर से बस स्टैंड की दूरी तो वो है आपकी 120 किलोमीटर। ये 120 किलोमीटर आपको यह सफ़र बस वाला आपको 4 घंटे में पहुंचा देगा भीमाशंकर तक। अब बात करते हैं टिकट की, तो टिकट 180 रुपये एक व्यक्ति का पड़ जाएगा और यहाँ पर आपको सरकारी बसें भी मिल जाएंगी। यहाँ महाराष्ट्र ट्रांसपोर्ट की बसें बहुत सी सारी चलती हैं। प्राइवेट वाला बस कुछ आपसे ज़्यादा चार्ज कर लेगा। अब बात कर लेते हैं कि भीमाशंकर का आने का सबसे उचित समय कौन सा है। भीमाशंकर दर्शन के लिए अगर आप सावन के महीने को छोड़कर, महाशिवरात्रि को छोड़कर या दशहरा छोड़कर, इन तीनों पर्वों को छोड़कर आप किसी भी समय आ सकते हैं तो वहाँ पर ज़्यादा भीड़ देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप सावन में जाते हैं या महाशिवरात्रि या दशहरा में जाते हैं तो आपको वहाँ कुछ ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगी। चलिए दोस्तों दूसरी बात करते हैं, हमको भीमाशंकर में कितने दिनों का स्टे बनाना चाहिए। दोस्तों अगर आप पुणे में रहते हैं या पुणे के आसपास रहते हैं तो 1 दिन काफ़ी है। अगर दूर से आते हैं यानी आप किसी अन्य राज्य से आते हैं तो आपको 1 दिन का स्टे भीमाशंकर में बनाना चाहिए। दोस्तों बस से आने के बाद अब बात करते हैं कि हमको कहाँ रुकना है। अगर आप शिवरात्रि या सावन के समय आते हैं तो आपको होटल के रूम काफ़ी ज़्यादा कीमत के मिल जाएंगे। बस स्टैंड के पास ही बहुत सारे होटल देखने को मिल जाएंगे। अगर आप पीक से सीजन में आते हैं तो होटल का कास्ट 1000 रुपये से 1500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मिलेंगे। अगर आप ऑफ सीजन में आते हैं तो वहाँ के रूम का किराया 500 रुपये से 700 रुपया तक आपको रूम मिल जाएगा प्रतिदिन के हिसाब से। बस स्टैंड के थोड़ी ही दूर पर बहुत सारे होटल हैं, कहीं भी आप जाकर स्टे कर सकते हैं। दूसरा आपको बस स्टैंड से थोड़ी दूर पर आपको वहाँ पर
325 सीढ़ी उतर कर जाना पड़ेगा। जो मंदिर है दोस्तों, ज्योतिर्लिंग है भोलेनाथ का, वो आपको 325 सीढ़ी उतर कर जाना पड़ेगा। उस मंदिर परिसर से थोड़ी दूर यानी 100 मीटर के दायरे में आपको 3-4 होटल देखने को मिल जाएंगे, जिसका रेट 500 रुपये से 1000 रुपये तक पड़ता है। लेकिन पीक सीजन में वही कमरे आपको 1000 रुपये से 2000 रुपये को देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, अगर आप ऑफ सीजन में आते हैं तो मंदिर परिसर के आसपास ही आप कमरा लेकर रुकिए। भोलेनाथ के दर्शन करने में आपको काफ़ी आसानी होगी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपने दर्शन की तरफ। अगर आप ऑफ सीजन में आते हैं तो आपका बहुत से ज़्यादा 1 घंटे में दर्शन आराम से हो जाएंगे। वहीं अगर आप सावन के महीने में या महाशिवरात्रि के पर्व में आते हैं तो आपको 2 से ढाई घंटा या 3 घंटा लाइन में लगना पड़ सकता है। दोस्तों, इस संबंध में आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। दोस्तों, अगर आप सुबह 8 बजे आरती के बाद दर्शन करते हैं तो यहाँ आरती 5:30 बजे होती है। अगर आरती होने के बाद अगर आप लाइन में लगते हैं तो वहाँ भीमा शंकर पर आवरण ढक दिया जाता है। अगर आप आरती से पहले आते हैं, 5 बजे आते हैं, तो आपको आवरण हटा हुआ मिलेगा। आप ज्योतिर्लिंग का साक्षात दर्शन कर सकते हैं, मत्था टेक सकते हैं, वहाँ पर लोटे में पानी लेकर चढ़ा सकते हैं, अभिषेक भी कर सकते हैं। अगर 5 बजे से पहले जाते हैं यानी मॉर्निंग में जाते हैं, आपको आवरण हटा हुआ मिलेगा। आप सुबह 5 बजे जाइए, आरती में सम्मिलित होइए, दर्शन कीजिए, ओम नमः शिवाय कहते हुए आप अपनी मनोकामना मांगिए। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि वहाँ पर हमको खाने पीने की क्या व्यवस्था है भीमा शंकर में। जब आप सीढ़ी के पास से चढ़ते हैं तो आपको आसपास होटल देखने को मिल जाएंगे। वहाँ पर भोजनालय बने हुए हैं, तो वहाँ आप भोजन कर सकते हैं। खाने पीने की रेट की बात करूँ दोस्तों तो वो 100 रुपये से 120 रुपये तक आपको थाली देखने को मिल जाएगी। वहाँ पर आपको कोई बड़ा होटल देखने को नहीं मिलेगा। वहाँ खाने पीने के लिए या ठहरने के लिए भीमा शंकर का जो लोकेशन है वो एक पहाड़ पर बना हुआ है। पर्वत होने के कारण वहाँ पर ज़्यादा विस्तार नहीं हो पाया है, इसलिए वहाँ पर होटल भोजनालय काफ़ी कम मात्रा में हैं। चलिए दोस्तों, लास्ट में बात कर लेते हैं कि हमको भीमा शंकर में और कहाँ कहाँ घूमना चाहिए। दोस्तों, भीमा शंकर से आप जंगल की तरफ तक रास्ता जाता है, वो जाता है गुप्त भीमा शंकर। दोस्तों, गुप्त भीमा शंकर वो वहाँ से आपको 2.5 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। वहाँ आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। जंगल के बीच से रास्ता बना हुआ है। जगह जगह पर जाने के लिए आपको एरो के निशान मिलेंगे, भीमा शंकर लिखा होगा, तो उसको फॉलो करते हुए भीमा शंकर जा सकते हैं। अब बात करते हैं गुप्त भीमा शंकर में क्या है। तो दोस्तों, गुप्त भीमा शंकर में भीमा नदी का उद्गम स्थल है, तो वहाँ आप जाइए, उद्गम का नज़ारा देख सकते हैं, स्नान कर सकते हैं। गुप्त भीमा नदी है, वो आप जरूर जाइएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आप सीढ़ी चढ़कर ऊपर जाएंगे तो वहाँ आपको एक स्थान पड़ेगा, वो है बम्बे पॉइंट। बम्बे पॉइंट सनसाइड में के समय काफ़ी अच्छा नज़ारा होता है, तो आप वहाँ जा सकते हैं। इसके अलावा आप वहाँ अंजनी मंदिर है, वहाँ भी आप दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, ये सारी जगह वहाँ जो भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के साथ साथ आप इन जगहों पर भी घूम सकते हैं। एक बात आपको बता दूं कि भीमा शंकर से पुणे के लिए लास्ट बस शाम को 5 बजे जाती है, तो आप वहाँ 5 बजे से पहले ही बस पर बैठ जाइए। इसके बाद आपको टैक्सी या ट्रेवलर्स के माध्यम से ही पुणे पहुँच पाएंगे। लास्ट में अब बात करते हैं कि हमको भीमा शंकर घूमने में कुल खर्चा एक बच्चे का कितना आ जाएगा। इसमें मैंने पुणे से भीमा शंकर तक का बस का किराया, रुकने का किराया यानी होटल का खर्चा, खाने पीने का खर्चा और वापस बस द्वारा पुणे तक आने का खर्चा सब मिलाकर 1500 रुपये से 2000 रुपये तक आपको खर्चा आ जाएगा। ये सभी कीमत आप सीजन के बता रहा हूँ। अगर आप पीक सीजन में भीमा शंकर दर्शन करने के लिए आते हैं तो आपको यही किराया 3000 रुपये से 4000 रुपये तक का लग सकता है, क्योंकि चार्ज बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, ये था भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग का यात्रा का संपूर्ण विवरण।
यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो मेरे इंस्टाग्राम में जाकर प्रश्न पूछ सकते हैं। इससे पहले किसी की अन्य की वीडियो में आप खो जाएं, मेरे चैनल MS ब्लॉगर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की वीडियो में फिलहाल इतना। मिलते हैं अपने नए वीडियो में एक नई यात्रा के साथ। यात्रा करते रहिए MS ब्लॉगर के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव। आपकी यात्रा मंगलमय हो। जय हिंद।